रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम गुप्त वंश को पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि मौर्य काल के पतन के बाद राजा की जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। यहाँ से जो है राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा चरमराने लगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस युग में जो है वह सामंती व्यवस्था चलती थी। राजा के बहुत सारे सामंत होते थे और राजा जो है उसी सामंत के भरोसे कार्य करते थे। और उसके बाद देखेंगे सामंत ने भी अपना छोटे छोटे सामंत को रख लिए। तो यहाँ पे इनकम का जो स्रोत था वह बहुत कम था। वजह यही था कि जो राजा थे वह कमज़ोर थे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हुए वह कौन हुए, तो श्रीगुप्त संस्थापक कौन हुए, श्रीगुप्त। और इस गुप्त वंश में देखेंगे कि उपाधियां भी बहुत चलेगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई राजा कहेगा हम हैं राजा, है ना, तो एक कहेगा हम हैं महाराजा, तो एक कहेगा मैं हूँ महाराजा धीराज, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यार गुप्तोत्तर काल में जब चल जाएंगे तो यहाँ तक देखेंगे कि देवताओं का उपाधि धारण करने लगे। तो इस युग में उपाधियों का भरमार है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो उपाधि धारण की, उपाधि वह कौन सा उपाधि धारण किए, तो आदिराज। किस चीज़ का, आदिराज का उपाधि धारण किए। और यह किससे पता चलता है, तो ताम्रपात्र अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से, तो ताम्रपात्र अभिलेख से पता चलता है। और देखेंगे गुप्त वंश का यह पहला राजा हुआ जिसने महाराज की उपाधि को धारण किए हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कौन हुआ, तो घटोत्कच। और यह जो है वह श्रीगुप्त का पुत्र हैं और उनका उत्तराधिकारी भी है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इनके काल में कुछ वैसा महत्वपूर्ण घटना नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट राजा है, उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और यह जो है गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा है। और यहाँ से ध्यान देंगे कि यह 319 ईस्वी को गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के साथ ही एक संवत की शुरुआत किए और उस संवत का नाम गुप्त संवत हुआ। कौन सा हुआ, गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, तो 319 बीस में आपको आता है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि और संवत से भी क्वेश्चन आते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ, विक्रम संवत अगर आएगा तो यह कब हुआ, तो 58 ईसा पूर्व। कब हुआ, 58 ईसा पूर्व। और अगर आएगा शक संवत, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। अब विक्रम संवत की जो शुरुआत हुआ वह राजा विक्रम के द्वारा किया गया था। तो यह जो संवत है इससे भी एक आध प्रश्न आता ही है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो राजा हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा बने हैं, यह पहला राजा हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब हम लोग देखेंगे, इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी, क्या नाम है, कुमार देवी से विवाह किए। क्या किए, विवाह किए। और उसके बाद यहाँ से ध्यान देंगे कि यह कुमार देवी जो थे इनका कोई भी भाई नहीं था। यह जो है इनका कोई भी भाई या बहन नहीं था, अकेली थी। और इसीलिए ससुराल का भी जो धन हुआ वह चंद्रगुप्त प्रथम का हो गया।
और यहाँ से हम लोग देखेंगे इनका जो है शादी के बाद जो है वह और भी स्थिति मजबूत हो गई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो है अपने सिक्के पर कुमार देवी जो पत्नी हुई, जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हुई कुमार देवी का, और उसका भी नाम अंकित किए। और यहाँ से एक बात और हम लोग देखेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने अपने सिक्के पर विष्णु के वाहक गुरूर का भी चित्र अंकित किए। और उसके बाद यहाँ से हम लोग अगला राजा को देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना? समुद्रगुप्त। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हुए वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो देखें कि मौर्य वंश का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद गुप्त वंश की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर जैसे ही गुप्त वंश की शुरुआत हुई तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस काल में राजा की स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी। यहाँ जो है वह सामंती व्यवस्था चलती थी और राजा जो है वह सामंत के भरोसे रहते थे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हुए वह श्रीगुप्त हुए। और उसके बाद देखें इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने एक उपाधि धारण किए और उस उपाधि का नाम आदि राज हुआ। और यह किससे पता चलता है? तो यह एक ताम्रपात्र अभिलेख है, उसी से पता चलता है कि इन्होंने आदि राज का उपाधि को धारण किए हैं। उसके बाद हम लोग देखें एक और उपाधि धारण किए और वह क्या है? महाराज। महाराज का उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का यह प्रथम राजा थे। और उसके बाद देखें कि इनका जो उत्तराधिकारी हुआ इनका ही पुत्र घटोत्कच हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि अगला राजा को, तो अगला राजा जो हुए वह चंद्रगुप्त प्रथम हुए और इन्होंने 319 ईस्वी को गद्दी पर बैठे गुप्त वंश के। और यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे ही गुप्त वंश के गद्दी पर बैठे तो एक नई संवत की शुरुआत किए और उस संवत का नाम गुप्त संवत हुआ। और उसके बाद देखें इन्होंने गुप्त वंश का पहला राजा हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने अपने राज्य को वैवाहिक संबंध से भी मजबूत किए। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए और उनका कोई भी भाई नहीं था और कोई भी बहन नहीं था, वह अकेली पुत्री थी। इसीलिए इनको ससुराल का भी धन इनका ही हो गया और बिहार तक का क्षेत्र, कहाँ का? बिहार तक के क्षेत्र इनके कब्जे में हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम जो है वह अंकित किए। और उसके बाद देखें कि इन्होंने अपने सिक्के पर विष्णु के वाहक गुरूर का भी चित्र को अंकित किए। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग समुद्रगुप्त को डिटेल से देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी हुए वह उनका ही पुत्र समुद्रगुप्त हुए। यह समुद्रगुप्त कौन हुए? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुए। और यहाँ से हम लोग देखेंगे यह जो है अपने विजय के लिए जाने जाते हैं, विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 100 युद्ध को जीते हैं। कितने युद्ध को? 100 युद्ध को जीते हैं। इसीलिए इन्हें समर सतह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर सतह। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे का नाम है B.A. स्मिथ। क्या नाम है? B.A. स्मिथ। उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। इन्हें क्या कहा? भारत का नेपोलियन है, क्योंकि यह 100 युद्ध को लगभग जीते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त बीना बजाते थे, बीना बजाते थे।
इसीलिए इनके सिक्के पर बीना का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? तो बीना का। क्या चीज़ पे? सिक्का पे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कई कविताओं का रचना की है, कविताओं की रचना की है, इसीलिए इन्हें कवि राज कहा जाता है। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इनका एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, और उनका नाम क्या है? हरिसेन। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखे कि हमारे समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किए, यानी कि दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त किए और धर्म विजय का काम किए। क्या किए? धर्म विजय का काम किए। और उसके बाद देखेंगे और आर्यावर्त के 9 राजा को परास्त किए और दिग्विजयी का कार्य किए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लेख है भीतरी अभिलेख, और यह किसका है? तो स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त। और इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वह विजय के उपरांत जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए। क्या करवाए? अश्वमेघ यज्ञ करवाए। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने एक दूत को गया में बौद्ध मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी, और यह जो अनुमति है वह मिल भी गई। और अब यहाँ से देखेंगे कि गुप्त वंश का जो समुद्रगुप्त है वह पहला राजा है जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किए। और उसके बाद देखेंगे उपाधि में, और इन्होंने विक्रमांक, किस चीज का? विक्रमांक की उपाधि भी धारण की है। और स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है जिससे पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेघ करवाए, और उसके बाद इन्होंने एक उपाधि भी अश्वमेघकर्ता का धारण किए, अश्वमेघकर्ता। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वह उनका ही पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह जो है वह अपने विजय अभियान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह लगभग 100 युद्ध को जीते और इसीलिए इन्हें समसतः कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखें एक इतिहासकार है जिनका नाम B.A. स्मिथ है, और उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको डायरेक्ट भी प्रश्न आएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। लेकिन नेपोलियन आपको 1800 के आसपास है, और समुद्रगुप्त कब है?
तो समुद्रगुप्त आपको 335 से लेकर इनका जो शासनकाल हुआ वह 380 ईस्वी तक रहा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि समुद्रगुप्त जो थे वह वीणा भी बजाते थे और इनके जो सिक्के पर है वह वीणा का भी चित्र का अंकन मिलता है। उसके बाद देखें इन्होंने कई कविताएं का भी रचना किए, इसीलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें इनका एक दरबारी कवि थे जिनका नाम हरिसेन था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें लिखे कि हमारे जो समुद्रगुप्त है वह दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त किए। उसके बाद हम लोग देखें आर्यवर्त का जो है वह 9 राजाओं को परास्त किए और यह दिग्विजयी का कार्य किए। उसके बाद हम लोग देखें भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है उसके अनुसार यह इनका जो विजय अभियान समाप्त हुआ उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उसके बाद हम लोग देखें कि समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम है मेघवर्मन और उन्होंने एक दूत बना करके इनके दरबार में भेजे, समुद्रगुप्त के दरबार में भेजे। किस लिए? क्योंकि गया में उनको एक बौद्ध मूर्ति बनवाना था, इसीलिए उन्होंने एक अपने दूत को भेजे थे। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने जो उपाधि धारण किए तो उसमें प्रमुख जो है वह परम भागवत, और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले यह गुप्त वंश का प्रथम राजा हुए। उसके बाद हम लोग देखें कि विक्रमांक का भी उपाधि धारण किए और कहीं कहीं आपको प्रक्रमांक भी रहेगा। और उसके बाद देखें कि यह जो विजय अभियान के बाद जो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए उसके कारण अश्वमेघकर्ता का भी उपाधि को धारण किए। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु हुआ उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी हुआ वह कौन हुआ? रामगुप्त। और यह जो है वह एक अयोग्य शासक बने, अयोग्य शासक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि विशाखादत्त का एक कृति है और जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। और उसके बाद एक और देखेंगे राजशेखर। राजशेखर का एक कृति है और जिसका नाम है काव्य मीमांसा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह दोनों जो कृति है इसके अनुसार जो है शकों की जो गुजरात की शाखा थी और उसके बाद रामगुप्त दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में रामगुप्त जब हारने लगे तो उसके बाद रामगुप्त को जो गुजरात के शाखा के जो राजा थे उन्होंने अपनी पत्नी को भेजने के लिए कहा और इनकी पत्नी जिसका नाम ध्रुव देवी था। रामगुप्त के जो पत्नी था, पत्नी, और पत्नी का नाम क्या हुआ? ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी जो थी वह बहुत सुंदर थी और शकों की जो राजा थे उन्होंने ध्रुव देवी को अपने पास भेजने के लिए कहा और यह बात से वह राजी भी हो गए और अपने छोटे भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए और उनके साथ इन्होंने भेजने का फैसला लिया। और यह बात जो है उनके छोटे भाई से रहा नहीं गया और वह अपने भाभी को साथ में लेकर निकले, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही उसे छिपा दिए और छिपाने के बाद अपने खुद जो है वह औरत का भेष को धारण किए और उसके बाद शकों की जो गुजरात की शाखा थी वहाँ पहुंचकर शकों का विनाश कर दिए। क्या किए? शकों को परास्त कर दिए। और उसके बाद ध्यान देंगे कि शकों को जब परास्त किए तो शकों को परास्त करने के कारण इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए और विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाला यह सबसे प्रसिद्ध राजा हुए।
और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इन्होंने शकों को परास्त किए उसके कारण एक और उपाधि धारण किए। वह उपाधि कौन सा है? सक्री। सक्री का उपाधि भी धारण किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जब शकों को विनाश कर दिए उसके बाद लौटकर जब घर आए तो इनका जो बड़ा भाई रामगुप्त था उनकी भी हत्या कर दिए। और उनकी हत्या करके इन्होंने जो है वह गुप्त साम्राज्य के गद्दी पर बैठ गए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इन्होंने गद्दी पर बैठ गए और इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पहले किसी भी चीज़ को अगर आप बारीकी ढंग से समझिएगा तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इनमें देखेंगे कि इनके समय साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और प्रगति के कारण इस युग को जो है वह स्वर्ण युग कहा जाने लगा। स्वर्ण युग। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पूरा गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा गया है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे इस काल का जो लोहा भी है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसके पास एक महरौली स्तंभ लेख है। महरौली स्तंभ लेख। और इसमें देखेंगे कि जो महरौली स्तंभ लेख है इसमें चंद्र राजा का नाम उल्लेख है। चंद्र राजा, चंद्र नाम के राजा का नाम जो है वह उल्लेखित है और उसकी जो पहचान किया गया है यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किया गया है। और देखेंगे कि यह जो महरौली स्तंभ का जो लोहा है उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। पता नहीं उस समय क्या मिलाया जाता था, इसका तो पता ही नहीं है। और ऐसे ही खुला में फेंका हुआ है, पानी, धूप, सब कुछ ठंडा, सारा शीत उत खा रहा है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वह जीतकर एवं वैवाहिक संबंध से भी आगे बढ़ाए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस समय जो है वह बकाटक जो साम्राज्य था वह भी बहुत मजबूत था। कौन? वकाटक साम्राज्य के रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पुत्री इन्होंने अपने पुत्री प्रभावती का शादी किससे करवाए? तो वकाटक के जो रुद्रसेन द्वितीय थे उन्हीं से अपने पुत्री का शादी करवाए। और उसके बाद देखेंगे कि जब प्रभावती का शादी रुद्रसेन द्वितीय से हो गया और कुछ दिन के बाद रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है। और जब इनका मृत्यु हो जाता है तो जो प्रभावती का पुत्र है वह नाबालिग पुत्र है और नाबालिग पुत्र को ही राजा बनाए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यही प्रभावती उसके बाद जो मुख्य रूप से शासिका रही वह प्रभावती ही रही। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ देखें कि समुद्रगुप्त का मृत्यु जैसे ही हो जाता है तो उनका जो पुत्र है रामगुप्त वह गद्दी पर बैठते हैं और यह एक अयोग्य शासक हुए। उसके बाद हम लोग देखें कि विशाख दत्त का एक कृति है देवी चंद्रगुप्तम और राजशेखर का जो काव्य मीमांसा है उसके अनुसार हम लोग देखें कि इन्होंने जैसे ही युद्ध में हारे तो इन्होंने अपने पत्नी को देने तक के तैयार हो गए। उसके बाद हम लोग देखें कि जब इन्होंने अपने पत्नी को अपने भाई के साथ जब भेजे
तो उनका भाई जो है पत्नी को रास्ता में ही छुपा दिए और उसके बाद खुद अपने औरत का भेष बनाकर शकों का विनाश किए और उसके बाद जब वहाँ से लौट कर वापस आए तो अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखें कि शकों के परास्त करने के कारण इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे शकों के परास्त करने के कारण ही इन्होंने सकरी का भी उपाधि धारण किए। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि शकों के परास्त करने के कारण ही इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। क्या चीज के? चांदी के। और उसके बाद हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए, इनके जो काल में साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और प्रगति के कारण इनका युग जो है वह स्वर्ण युग कहलाया। उसके बाद हम लोग देखें कि मेहरौली में जो एक लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है और लोहे का बना हुआ है, उसमें चंद्र नाम का एक राजा का उल्लेख है। और उस चंद्र से हमको पता चलता है कि उस जो चंद्र का नाम है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अंकित है। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वह जीत करके भी किए और वैवाहिक संबंध से भी स्थापित किए। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने अपनी पुत्री का जो शादी किए वह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती का शादी किए। और उसके बाद देखें जब रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है तो प्रभावती का एक नाबालिग पुत्र होता है और वही पुत्र जो है वह राजा बनता है। और राजा बनने के बाद प्रभावती का जो है वह साया उस पर लगा रहता है और मुख्य रूप से शासिका प्रभावती ही रहते हैं। और उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वह वैष्णव है। क्या है? वैष्णव। और इसीलिए इन्होंने परम भागवत का उपाधि धारण की है। परम भागवत, परम भागवत का उपाधि को धारण किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उदयगिरि अभिलेख। गिरि अभिलेख के अनुसार, उदयगिरि अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहते थे। संपूर्ण पृथ्वी विजेता बनना चाहते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सांची अभिलेख के अनुसार, सांची अभिलेख, सांची अभिलेख के अनुसार इन्हें देवराज कहा गया है। क्या कहा गया है? देवराज। और उसके बाद देखेंगे परमसेन अभिलेख, परमसेन अभिलेख के अनुसार इन्हें देवगुप्त कहा गया है। क्या कहा गया? देवगुप्त कहा गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी जो पहली राजधानी है, पहली राजधानी वह कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र। और दूसरी जो राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी वह कहाँ बनाई? उज्जैन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्हीं के समय बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 विद्वान का मंडली, और इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नवरत्न। क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इनका जो नवरत्न में आता है उसमें प्रमुख कौन है? तो कालिदास, कालिदास। और इन्हें कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा नंबर में धन्वंतरी।
और यह धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय आयुर्वेद का पिता। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने देखे। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि यही कालिदास को जो है वह किनके दरबार में भेजे थे? कुंतल नरेश। कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि चंद्रगुप्त जो है वह वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं और इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि को धारण किए। उसके बाद हम लोग देखें एक उदयगिरी अभिलेख है और इसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वह संपूर्ण विश्व को जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग देखें कि सांची का अभिलेख एक है, इसके अनुसार इन्हें देवराज कहा गया। और उसके बाद हम लोग देखें एक परवसेन अभिलेख है और इसके अनुसार इन्हें देवगुप्त कहा गया। उसके बाद हम लोग देखें पहली जो इनकी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय की हुई वह कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र। और उसके बाद देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी हुई वह कौन हुई? तो उज्जैन हुई। और उसके बाद हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान आया था और इन्होंने भारत में लगभग 14 से 15 वर्ष तक रहा था। उसके बाद हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो थे वह 9 विद्वानों का एक मंडली था। और उसके बाद हम लोग देखें इसमें जो प्रमुख थे कालिदास थे, धन्वंतरि थे। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। और यही कालिदास को हम लोग देखें कि इन्हें कुंतल नरेश के दरबार में भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजे थे। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।